नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी पेट की तैयारी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला दिया गया प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित करते हैं। पहला है स्टेथोस्कोप। एक चिकित्सीय यंत्र है और इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए का मिलान तीसरे से करते हैं। दूसरा है सिग्मोमैनोमीटर। इसको रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। तो दूसरे को बी को मिलाते हैं 4 से। तीसरा है कैरेट मीटर, जो कि सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा है लैक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता का मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला अमीटर। अमीटर को हम मिलाते हैं विद्युत धारा से। दूसरा है हाइग्रोमीटर, जिसको मिलान करते हैं हम सापेक्ष आर्द्रता से। तीसरा स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला का मिलान करते हैं भार से। और चौथा बैरोमीटर, जिसको दाब से मिलाते हैं। तो अमीटर जो यंत्र है वो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के लिए, स्प्रिंग तुला भार के लिए और बैरोमीटर दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राडार उपयोग में आता है। तो राडार जो है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के उपयोग में आता है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सोनार। महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। तो वाट शक्ति का प्रचालन है। इसके बाद नॉट देखते हैं, समुद्री जहाज की गति का प्रचालन करता है। तीसरा है नॉटिकल मील, जो कि समुद्री दूरी का प्रचालन करता है। और चौथा प्रकाश वर्ष, अंतरिक्ष की दूरी का पता लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उच्च वेग मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मापक है। तो यहाँ पहले को पहले से मिलाते हैं। अगला देखते हैं, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम इसका मापन है। दाब का पास्कल है और जल प्रवाह का क्यूसेक है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, एक पारसेक तरंगों की मध्य दूरियों मापने के बराबर है। तो यहाँ सही विकल्प होगा
ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है, SI मात्रक इसका न्यूटन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बल एवं गति से संबंधित है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या करती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, निम्नांकित में से कौन आभासी बल है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, न्यूटन गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकाना चाहिए? तो एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकाना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, समान गति और चर वेग का। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब इसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नाव के भार के बराबर अगर होगा तो नाव नहीं डूबेगी। अगला प्रश्न है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो यहाँ जो चारों बल दिए गए हैं, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षीय बल। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेता है तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 0 होगा। वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। अगला देखते हैं, प्रक्षेप का पथ कहलाता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा प्रक्षेप वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रूपांतरित गति का। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, तोप से एक गोला दागा जाता है
गोले की गति क्या होगी? तो यहाँ सही विकल्प होगा प्रक्षेप्य गति। तोप के गोले की गति प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिणाम वाले होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है अपकेंद्रण है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुप्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ऊष्मा से संबंधित है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर वह फैलता है, इसलिए वो बोतल टूट जाती है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक होते हैं। तो शरीर का ताप नियंत्रित करने में पसीना जो होता है वो मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े सूखने के लिए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना जरूरी है। इसलिए अगर ये होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। जब नरम बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर ली जाती है। इस कारण से बिस्किट कुरकुरे हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फारेनहाइट में देखें तो 98.6 फारेनहाइट होता है और केल्विन में 309.9 केल्विन होता है। आगे देखते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जब पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ रहित रातों की तुलना में
मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ देखते हैं, कथन एक, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, ये कथन सत्य है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, कथन बी गलत है। अगला देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना पकने का सबसे मुख्य कारण है कि पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तरंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन ए सही होगा, दाब। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का तार तत्व किस पर निर्भर होता है? तो आवृत्ति पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दृश्य प्रकाश के रूप में। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से ही मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। आगे देखते हैं, अभिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध किससे है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भूकंप से। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोएंटजन। अगला प्रश्न है, खतरे में सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लोहे की छड़ में। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार पाई जाती है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम की। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए
विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नियान। तो महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।